दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। 2024 यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हम इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो जीएस और हिंदी के टॉप क्वेश्चंस में से हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उपसभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे ज़रूर होता है। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दमिश्क। दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान है और भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में इज़राइल, दक्षिण में जॉर्डन और पूरब में इराक, उत्तर में तुर्की देश है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्यात। दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार दक्षिण एशिया में स्थित भारत के पूर्वी सीमा से लगा एक देश है। म्यांमार देश का पुराना नाम बर्मा था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। नाइजीरिया देश की सीमा पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून, उत्तर में नाइजर से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा और उसकी मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल के मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर की प्रवाह पथ तय करते हुए भरूच के आगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। जबकि कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाल विवाह। दोस्तों, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई अभियान में शामिल हैं। सन 2011 में कृति भारती ने
लड़कियों को उनके अधिकारों के विषय में शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने में सहायता हेतु साथी ट्रस्ट की स्थापना की। ठीक है, कृति भारती ने साथी ट्रस्ट इसकी स्थापना की। साथी ट्रस्ट अपने विकास और पुनर्वास मुद्दों के साथ साथ बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार, बाल संरक्षण, महिला संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर। दोस्तों, भारत सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है ब्लैक पैंथर, जो आंध्र प्रदेश के चर्चित ग्रे हाउंड्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रशिक्षित कमांडो फोर्स होगी। ग्रे हाउंड्स एक विशेष पुलिस बल इकाई है जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद विरोध अभियान में माहिर है। ठीक है, ये ग्रे हैंड है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पुलिस बल की इकाई है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1972। दोस्तों, सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया। ये दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार का पहला केंद्र है। अगला प्रश्न है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनियों यानी मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में सहायता करना है। ये गोल अंडाकार प्लेट के आकार की एक केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, खून में कोशिकाओं की उपस्थिति रक्त के थक्का जमने का कारण थ्रोम्बोसाइट होता है। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए युग्मनज। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन ट्यूब में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाते हैं। ठीक है, जिसको युग्मनज कहते हैं। समेकन फ्यूजन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 60 और 75। दोस्तों, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 से 75 सेकेंड 60 सेकेंड से 75 सेकेंड के बीच होती है। हृदय के निलय विशेषकर बाएं निलय के संकुचन से ही रुधिर शरीर की धमनियों में झटके के साथ आगे बार बार बढ़ता है, जिसमें धमनियों में स्पंदन यानी कंपन होता है। जिस स्थानों पर धमनियां किसी कड़े भाग जैसे हड्डियों के ऊपर होकर निकलती हैं, जैसे स्थानों पर धमनियों में कंपन को आसानी से अनुरोध किया जा सकता है, उसे नाड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो पदार्थ है जो किसी गर्म करने पर पहले मुलायम और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाता है। उसके बाद ये पुनः यानी दोबारा गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होता है। इसका प्रमुख उदाहरण है बेंकेलाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1.8 लीटर।
एक सामान्य वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर जो है वो मूत्र विसर्जन करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% लवण, 2.5% यूरिया और 0.3 यूरिया अम्ल होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनिन और अमोनिया आदि पदार्थ भी होते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में को घोषित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 21 जून। दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून की तिथि को घोषित किया। पहली बार इसे 21 जून 2015 को मनाया गया। ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग मानव को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। अगला प्रश्न है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डोइजी एंड डैम। सन 1943 में एडलिवर डोइजी डेनमार्क के बायोकेमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है, ये भी याद कर लेंगे। विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अगला प्रश्न है, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्थ मॉस किताब किसके लेखक कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, के शंकरन नायर। इनसाइड आईबी एंड द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्थ मॉस पुस्तक के लेखक शंकरन नायर हैं। शंकरन नायर को उनके सहयोगियों के बीच कर्नल मेमन के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक सिविल सेवक, राजनयिक और निदेशक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। दोस्तों भारत सरकार ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में दिसंबर 2014 में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को लोकसभा में पास किया, जिससे संसद और राज्य विधानमंडलों पर जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। जीएसटी विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, ये क्या है? 122वां संविधान संशोधन ये विधेयक है 122वां और अधिनियम है 101वां, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को अपने आशय से गुमराह करता है। ये अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है, अधिकृत की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई जकार्ता खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से संबंधित हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ। ठीक है, सौरभ चौधरी दोस्तों मेरठ ज़िले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याणी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से है
केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के ज़िले में पाई जाती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जौनपुर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की मिट्टियां मृदा में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन और वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महोबा। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत है, पूर्व में टॉन्स नदी है, पश्चिम में बेतवा नदी है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया के संग्रहालय में संरक्षित है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। दोस्तों, सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। सारनाथ स्तंभ का ये शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। ये सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ती या जोहोटी के नाम से जाना जाता था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड। दोस्तों, जेजाग भुक्ती या जयहोटी भूमि उत्तर प्रदेश और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। पूर्व काल में इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब ये बुंदेलखंड क्षेत्र से के नाम से जाने जाती है। दोस्तों, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनयिक इतिहास शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाल बोधिनी। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। ये पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। ये हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती है। इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा दिया गया और ये 1847 नहीं है, 1874 है। ठीक है, ये यहाँ गलत प्रिंट हुआ है, 1874। ठीक है, बाल बोधिनी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1800, ये दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन, 1874। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल बोधिनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के से संबंधित थे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इटावा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। दोस्तों, महान सम्राट अशोक के शासन में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ये आयोजन पाटलिपुत्र शहर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। पहले बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और ये राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1935। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत के सभी बैंकों का संचालक है। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।
अगला प्रश्न है, चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कथकली। चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर एक कथकली नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भाग 2। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। संविधान का भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या किसी खतरनाक स्थान पर काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 है, बंधुआ मजदूरी और बालाश्रम को प्रतिबंध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 में। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एम अनंत शयानन अयंगर भारत में पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 के सभापति गणेश वासुदेव मावलंकर थे और उप सभापति अनंत शयानन अयंगर थे। ठीक है, यहाँ उप सभापति की बात हो रही है। उप सभापति एम अनंत शयानम अयंगर थे और पहले लोकसभा के सभापति कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद में लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार। ठीक है, 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सभापति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। दोस्तों, महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केरल राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें हर एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास, एक सदस्य के पास बैंक अकाउंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी 11 नवंबर। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जौनपुर। दोस्तों जौनपुर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7.33%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है, जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.4 है। संपूर्ण विश्व का 2.4 है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शूरसेन। 6ठी शताब्दी के दौरान मथुरा को शूरसेन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिगर। मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन यकृत यानी जिगर में होता है। ये एक पित्ताशय गाल ब्लैडर से संचित रहता है। ये हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। ये भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1993। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 12 अक्टूबर 1993, ये भी याद कर लेंगे कब, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को द्वारा हाथ से लिखा गया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था। भारतीय संविधान पर सबसे पहले या सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। वाच्य 3 तरह के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इस विराम चिन्ह का नाम है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुहावरा अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विशेष। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि विलोम शब्द अपना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ये विलोम के लिए विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। पर्यायवाची शब्द अपना समान अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, एक ही काम से 2 लाभ होना। एक पंथ दो काज। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाथ से रस का स्थायी भाव है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हास। ठीक है। हाथ से का हास हो जाएगा, स्थायी भाव है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6। कुंडलियाँ छंद में 6 चरण होते हैं। कुंडलियाँ विषम मात्रिक संयुक्त छंद होता है जो दोहा और रोला दोनों छंदों में संयोग से बनता है। इस छंद का पहला चरण रचना दोहे और आखिरी चरण की रचना रोला से होती है। अगला प्रश्न है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार।
वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पहले पद में माँ की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ण। दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तपस्विनी। ठीक है, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। अगला प्रश्न है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य। आचार्य का पुल्लिंग आचार्य है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक वचन। पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया जिस कारक का प्रयोग है। इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में खाने का काम श्याम कर रहा है। ठीक है, हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। ठीक है, तो कर्ता में ने हो जाएगा, कर्म में को, कारण से, तो इसी तरह से इसकी विभक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी मैं, हम, हमारा, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको। मध्यम पुरुष, तुम, तुमने, तुमको, तू, आप, आपको। अन्य पुरुष, वह, उन्हें, उसको, वे, ये, उन, यह। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक में सर्वनाम के। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसके 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नमक। दोस्तों, नमक विशेषण नहीं है, इसका विशेषण नमकीन है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे पथरीला, बर्फीला, नमकीन, ये क्या है? ये विशेषण है और नमक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया। क्रिया किसी काम को होने या करने का बोध कराती है। जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं, तो ये किसी काम को कराने का बोध कराते हैं, तो उनको क्रिया कहते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया के घटित होने के समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्सम शब्द। दोस्तों, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनके विकृत रूप तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माथा। ठीक है, माथा तद्भव है, जिसका तत्सम मस्तक होगा। तत्सम क्या होगा? मस्तक। ठीक है, जबकि ग्राम अश्रु और अश्रु और सूर्य, ये ये तो तीनों क्या हैं? ये तीनों तत्सम है। इनका ग्राम का गांव, अश्रु का आंसू और सूर्य का सूरज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पर्यायवाची। दोस्तों समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे आँख के पर्यायवाची शब्द नेत्र, लोचन, नयन, दृष्टि, दृग, अच्छी। अगला प्रश्न है, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुज। अग्रज का सही विलोम अनुज होगा। अगला प्रश्न है, धन का मतलब क्या होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अर्थ। धन का मतलब अर्थ होता है। इसके अन्य अर्थ भी हैं, जैसे संपत्ति, योग। अगला प्रश्न है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मकथा। दोस्तों अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद या भेद का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाज दूसरा। अन्य अन्य शब्द युग्म का अर्थ अनाज दूसरा। अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निर। दोस्तों निर्गुण शब्द में निर उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पूर्व या आदि में होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग शब्द के आखिर में होता है, यानी अंत में होता है। खिलौना शब्द में मूल शब्द है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खेल। खिलौना शब्द का मूल शब्द खेल है, जिसमें औना प्रत्यय जोड़कर खिलौना शब्द बना है। इसमें प्रत्यय जुड़ा है औना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा खिलौना। तो इसमें खेल मूल शब्द है, औना जोड़कर इसको खिलौना बना दिया। अगला प्रश्न है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई स्वरों का। ऑप्शन ए स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। अगला प्रश्न है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी। उन्होंने कहाँ जाना वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा उसे कहाँ जाना है या कहाँ जाना होगा। अगला प्रश्न है, सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समास विग्रह। सामसिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके लिए दिनकर जी को सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे रसवंती, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि, ये सब इनके रचनाएं हैं। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए वाक्य में ऐसा है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यय। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए वाक्य में ऐसा रीतिवाचक अव्यय है। ये शब्द सदैव परिवर्तित अविकारी होते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं, जैसे आज, किंतु, परंतु, तब, जरा, ऐसे, वैसे, क्योंकि, जो इत्यादि। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दाता दत्री। दाता दत्री लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। इसका संगत शब्द युग्म होगा दाता दात्री। दात्री ये सही होगा, ठीक है। श्रीमान श्रीमती सही है। विद्वान विदुषी ये भी सही है। युवा युवती ये भी सही है। दाता दात्री ये युग्म असंगत है, दात्री ऐसे होगा। अगला प्रश्न है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक वचन। चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञानू रो रहा था। दोस्तों ज्ञानू रो रहा था इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है।
ऐसी भूतकालिक क्रियाएं जिसके समाप्ति का पता नहीं चल रहा हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राधिका नाच रही थी, बच्चा सो रहा था, ये सब क्या हो जाएंगे? अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाची का उदाहरण कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्य में धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य है। वाच्य क्रिया से उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन का ज्ञान होता है। धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कारक के भेद हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषता, क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।